तो चलिए अब एक्सरसाइज 10.4 में जो भी फार्मूला यूज होने वाला है उसके बारे में सबसे पहले बता देते हैं, ताकि जब हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जी, एक्सरसाइज 10.4 में आप लोग को दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस गुणनफल पढ़ना है, और एक्सरसाइज 10.3 में आप लोग दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट सीख चुके हैं। यानी कि दो सदिशों का गुना दो प्रकार से होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल। तो चलिए क्रॉस गुणनफल यानी कि दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल क्या होता है उसको बारे में पहले बताते हैं। यदि आप चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं जी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जी, वेक्टर का प्रोडक्ट दो प्रकार का होता है जी। एक का होता है जी, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस। तो डॉट प्रोडक्ट आप लोग एक्सरसाइज 10.3 में बिल्कुल सीख चुके हैं, और उसको कैसे गुना करते हैं सिखा चुके हैं हम आप लोग के जी। तो ऐसे ए वेक्टर, एक सदिश रहेगा ए वेक्टर, दूसरा का रहेगा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट, ये देखिए इसी चिन्ह को बोला जाता है डॉट। और क्रॉस किसको जी, जो गुना वाला चिन्ह है इसको कहते हैं क्रॉस, ये वाला चिन्ह को क्रॉस बोलते हैं। तो देखिए ए वेक्टर डॉट, ये वाला डॉट रहेगा तो इसी को डॉट पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर डॉट, इसको पढ़ेंगे इस गुना वाला चिन्ह को क्या कहते हैं जी, क्रॉस। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए दोनों का गुना करने का रूल अलग अलग होता है। ये इसका सिखा चुके हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, और क्रॉस का गुना करने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप लोग के समझ में आ जाएगा। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक का होता है जी अदिश गुणनफल होता है। अदिश इसलिए इसको कहा जाता है कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप लोग करके देखे होंगे, जब आपस में इन्हीं के गुना करते हैं तो कोई संख्यात्मक मान आता है, अदिश संख्या आता है, जैसे 1 2 3 कोई भी संख्या अंक आता है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करिएगा तो कोई संख्यात्मक मान आएगा, उसमें आई जे के पोला नहीं आता है, इसलिए इसको अदिश गुणनफल बोला जाता है। और इसमें जब गुना करिएगा ना ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में दोनों को, तो इसमें ऐसे 2i कैप कुछ लगा लगेगा, जे कैप के कैप, ऐसे इसमें आई जे के गुना करिएगा तैयो रह जाता है, इसलिए इसको सदिश गुणनफल बोला जाता है। सदिश यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल, और इसमें बोला जाता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि दो सदिश को आपस में गुना करते हैं तो अदिश आता है, और इसमें दो सदिश को आपस में गुना करते हैं तो सदिश आता है। मानो कि आई जे के वाला पार्ट्स हटता नहीं है, आई जे के ये वाला सब रह ही जाता है, इसलिए लोग का नाम हो जाता है सदिश गुणनफल। तो देखिए जी आप लोग ये तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक्सरसाइज 10.3 में सीख चुके हैं। तो चलिए अब आप लोग को दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी क्रॉस गुणनफल सिखाते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे करेंगे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो चलिए, तो देखिए जी दो सदिश देवल रहेगा इसे कि ए वेक्टर बराबर एगो रहेगा k1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ऐसे रहेगा। ये पहला वेक्टर है, दूसरा का ऐसे रहेगा कि a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप, ऐसे दो गो वेक्टर दिया रहेगा। शुरू वाला क्या रहेगा a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और दूसरा का वेक्टर ऐसे रहेगा जो a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप। मतलब क्वेश्चन ऐसे देवल रहेगा दो गो वेक्टर में। अब बोलेगा कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए, यानी कि ऐसे बोलेगा कि ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसको कैसे ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं। तो देखिए जी सबसे पहले इसका रूल है कि ऐसे करिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, ऐसे इस सारणी का चिन्ह इसको बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह है जी। आपको सबसे पहले से सारणी का चिन्ह लेना होगा, इसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं जी, चैप्टर 4 में आप लोग पढ़े होंगे। तो सारणी का चिन्ह पहले लेना होगा, फिर ऐसे आई जे के, मतलब दोनों के बदला आई जे के सब एक एक को ले लेते हैं, जैसे कि आई कैप जे कैप के कैप, आपको पहले से लिख लेना है तीनों के, आई कैप जे कैप के कैप, ये दोनों के लिए है। अब देखिए ये पहला सदिश में देखिए आई के पीछे क्या है जी, तो a1 ऐसे लिखेंगे a1, फिर जे कैप के पीछे क्या है तो b1, और उसी के कैप के पीछे क्या है तो c1, ऐसे लिख लिए। पहला वेक्टर में देखिए आई के पीछे a1 था, फिर जे के पीछे b1 था, और के कैप के पीछे c1 था, ये लिख दिए। अब फिर ऐसे दूसरा वेक्टर में से लीजिए, दूसरा वेक्टर में देखिए अंक क्या है, आई के पीछे आई कैप के पीछे a2 है,
जे कैप के पीछे B2 है, फिर के कैप के पीछे C2 है। तो देखिए पहले क्या करना है जी, सारणी का चिन्ह लेना है, I J K कैप इतने को लिख लेना है। फिर क्या उसके नीचे लिखना है A1 B1 C1, फिर दूसरा का वेक्टर के A2 B2 C2। अब इसे लिखने के बाद आप लोग डिटर्मिनेंट्स में सीख ही चुके होंगे कि सारणी का विस्तार कैसे करते हैं, सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। बस वही रूल है जी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ऐसे। आई कैप को एक बार ढकेंगे, फिर माइनस जे कैप को ढकेंगे और फिर एक बार प्लस देके के कैप को ढकेंगे। देखिए कैसे ढकते हैं। तो देखिए जी, अब इसमें ऐसा रूल है, सारणिक में आप लोग पढ़े होंगे जी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चिन्ह रहता है। यदि हम देखिए, यदि R1 को ढकेंगे तो पहला वाला लेंगे प्लस और बीच वाला लेंगे माइनस और फिर इसको लेंगे प्लस। यदि हम इसको ढकते A1 B1 C1 तो हम कौन चिन्ह लगाते जी, तो शुरू लगाते माइनस और फिर बीच वाला रखते प्लस और फिर C1 को रखते माइनस। यदि हम इसको ढकते A2 B2 C2 को, यानी कि इस R3 के ढकते तो पहले लेते प्लस फिर लेते माइनस और फिर लेते प्लस। तो कोई एक होके सारणी का मान ज्ञात करने के लिए आप सीखे होंगे कि कोई एक ही होके विस्तार करिए, या तो R1 के विस्तार कीजिए, या तो R2 के, या तो R3 के, या फिर ऐसे C1 C2 C3, मतलब कॉलम को भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये चिन्ह प्रयोग करेंगे, C2 को विस्तार करेंगे। तो ये आप लोग सीख चुके होंगे डिटर्मिनेंट्स में जी। तो चलिए ज़्यादा विस्तार न करते हुए बस ये ध्यान रखिए कि R1 के विस्तार करना है तो पहले आई कैप लिख दिए, बीच में माइनस, फिर लास्ट वाला प्लस। बस इतना ही इसका काम है और कोई काम नहीं। तो चलिए खाली एक ही से काम हो जाता है। तो यही याद रखिए आप लोग कि शुरू वाला के प्लस बीच वाला के माइनस लेना है बस, और बाकी लास्ट वाला प्लस से है जी। तो विस्तार कैसे करते हैं इसे देखिए जी। ये मतलब R1 को ढकना है तो देखिए आई कैप के बगल में जो अंक लिखना है, तो आई कैप के आमने सामने वाला को सबको ख़त्म कर देते हैं, मतलब ढक देते हैं। तो देखिए आई कैप के आमने सामने पूरा ख़त्म, ये ढक देंगे। तो हमेशा ढकने के बाद 4 गो बचता है जी। जब 4 गो बचेगा ना, आपको इसे आई कैप का मान लिखना है बगल में, तो आई कैप को ही ढक देते हैं। तो आई कैप के आमने सामने वाला सब बंद हो जाता है। अब बचेगा खाली आपको 4 गो। तो देखिए 4 गो बचता है ना, तो बस इसे तिरछा गुना करता है इसे कि B1 C2 बीच में माइनस चिन्ह लगाते हैं जी, B2 C1। देखिए आई कैप के आमने सामने लिखना है तो इसको हटा दिए, अब B1 C2 फिर B2 C1 ऐसे हो गया। अब यहाँ जे कैप के आगे अंक लिखना है तो क्या करेंगे, तो जे कैप के आमने सामने जितना भी अंक है उसको हटा देंगे। तो ये देखिए पूरा हटाएंगे, ये पूरा हटाएंगे, तो यानी कि एक सामने पूरा हट गया जी। अब की गुना कैसे करेगा से देखिए, A1 C2 बीच में माइनस फिर A2 C1। जे कैप के आमने सामने के पूरा हटा दिए, एलिमेंट्स को पूरा हटा दिए। तो A1 C2 बीच में माइनस फिर A2 C1। फिर देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, अब के कैप के आगे वाला अंक लिखेला है, तो के कैप के आमने सामने को पूरा उड़ाइए। ये के कैप से ख़त्म, ये कर सामने वाला ख़त्म। तो क्या बचेगा से देखिए जी, आपकी 4 गो फिर बचेगा ये वाला, ऐसे तिरछा गुना। तो A1 B2 बीच में माइनस होता है, और फिर A1 B2 फिर बीच में माइनस A2 B1। तो यही इसका फार्मूला है जी। तो आप फार्मूला इसको रट के याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब क्वेश्चन को हल करेंगे ना तो बिल्कुल आराम से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक क्रॉस बी है, एक कहा जी सदिश गुणनफल कहा जाता है ना, कि जब गुना करिएगा तो देखिए आई कैप जे कैप और के कैप रह ही जाएगा, इसीलिए क्रॉस बी को क्या बोला जाता है, सदिश गुणनफल। लेकिन जब डॉट में गुना करते थे के वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आई कैप जे कैप और के कैप बचबे नहीं करता था, इसलिए उसको अदिश गुणनफल नाम था। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और एक्सरसाइज 10.4 में जो भी फार्मूला यूज होने वाला है उसको लिख देते हैं। तो चलिए अब दो सदिशों के बीच कोण कैसे निकालते हैं वो बताते हैं जी।
तो देखिए जी, यहाँ ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, थीटा। तो हम पीछे हम आप लोग को इसे बता चुके हैं कौन दो विधि से निकाल सकते हैं, के वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में भी सिखा दे चुके हैं। ऐसे उसका में सूत्र था कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये पीछे आप लोग डॉट विधि से भी दो सदिशों के बीच कोण निकाल सकते हैं और यहाँ क्रॉस विधि से भी दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों के बीच कोण थीटा है। तो ऐसे है जी, क्रॉस वाला में कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर वैसी रहेगा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, एन पर ऐसे कैप चढ़ोल है, यानी कि एन यहाँ क्या है जी, एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि मात्रक सदिश है। तो ए क्रॉस बी मतलब एक तरह से सदिश गुणनफल है, इसको बोल सकते हैं, इस विधि से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको कोण निकालना होगा साइन थीटा बराबर, तो इसका परिमाण जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो इसका मैग्नीट्यूड कहा जाएगा 1। तो देखिए जी, सबसे पहले आपको इसे करना होगा कि साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन कैप को इधर भेजेंगे। अब सबको परिणाम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड का हो जाएगा 1। तो यानी कि देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है इधर। तो यानी कि साइन थीटा बराबर हम ये फार्मूला लगा के ये दो सदिशों के बीच कोण निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, फिर उसका परिमाण निकालेंगे और फिर ऐसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे तो कोण निकल जाएगा। लेकिन डॉट वाला में कैसे था जी, कॉस थीटा बराबर ऐसे था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेम है दोनों। इसमें क्रॉस है और इसमें क्या था, डॉट था। तो देखिए जी, तो इसमें कुछ नोट्स करे वाला बात ये है कि नोट्स पहला बात ये है जी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है जी, एक सदिश गुणनफल है, यानी कि इसको हम बोलते हैं एक सदिश गुणनफल है। और डॉट वाला को अदिश गुणनफल कहते थे, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है जी, एक सदिश गुणनफल है। दूसरा बात यह है जी कि यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 आता है तो इसको बोलते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है जी, पैरेलल है, यानी समांतर है, उसमें लंब होता था। तो इसे हो तो ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर होता है, मानो कि ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या होता है जी, समांतर होता है। इसमें ऐसा रूल है। तीसरा नोट्स करे वाला बात यह है जी कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करिएगा तो 0 आ जाएगा, या बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करिएगा तो क्या आ जाएगा, 0। और चौथा बात यह है कि यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करिएगा तो इसे होता है कि माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसमें थोड़ा सा अपोजिट है कि वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिएगा तो इसको बराबर में आप ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लेकिन डॉट वाला में से चिन्ह नहीं चेंज होता था, लेकिन इसमें चेंज हो जाता है हेरा फेरी करने के बाद। अब चौथा फार्मूला ये हो गया। पाँचवा ये फार्मूला है जी, को हमें देखिए कि आई क्रॉस आई करिएगा या आई क्रॉस आई करिएगा या जे क्रॉस जे करिएगा या के क्रॉस के करिएगा तो क्या होता है जी, 0। लेकिन वो हमें डॉट वाला में क्या था, 1 होता था, लेकिन आई क्रॉस आई करेगा जे क्रॉस जे के क्रॉस के तो क्या होता है, 0। अच्छा, फिर ये भी सूत्र है इसका कि आई क्रॉस जे करिए फिर जे क्रॉस के या फिर के क्रॉस आई करिए। तो क्रॉस वाला में ऐसे होता है जी कि जे क्रॉस, देखिए आई क्रॉस जे करिएगा तो हमें कौन नहीं है, के क्रॉस आ जाएगा। अब इसको ऐसे थोड़ा सा एक रिंग है, रिंग के अनुसार करते हैं। ऐसे देखिए कि यहाँ आई कैप है, यहाँ पर जे कैप है और यहाँ पर के कैप। तो देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आगे आपको क्या मिलेगा जी, के कैप मिलेगा। फिर देखिए जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ, आई कैप। अच्छा, फिर के कैप क्रॉस आई कैप रहेगा, तो यानी के क्रॉस आई कैप, तो आपको आंसर का होगा जे कैप। ऐसे आता है
या थोड़ा सा हनी का उल्टा पलटी कर दीजिए ऐसे कि जे क्रॉस आई, फिर के क्रॉस जे, और फिर ऐसे रहेगा कि आई क्रॉस के। देख रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर जे और आई है, यह में कौन नहीं है? के लिख देंगे इसी, जो नहीं रहता वो होता है। के क्रॉस जे है तो यह में कौन नहीं है? आई नहीं है, तो आई होगा। अब आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के है तो यह में कौन नहीं है? जे। लेकिन देखिए जी, ध्यान दीजिए, देखिए जे क्रॉस के बाद इसको जाना चाहिए था के पर। देख रहे हैं? जे के बाद कहाँ जाना चाहिए था? के पर, लेकिन जे के बाद लौट रहा है आई पर, यानी कि अपोजिट ही लौट रहा है, तो इसका चिन्ह क्या लगेगा? माइनस। माइनस के कैप हो जाएगा। अब देखिए के कैप के बाद होना चाहिए था, ये देखिए के कैप के बाद होना चाहिए था आई कैप, लेकिन यहाँ देख रहे हैं के कैप के बाद कुछ है जे कैप। के कैप जे कैप यानी पीछे लौट रहा है, नेगेटिव, यानी पीछे लौटेगा तो का चिन्ह लगेगा? माइनस के। अब यहाँ देखिए आई कैप, आई के बाद जाना चाहिए जे पर, लेकिन यहाँ देखिए किससे गुना किया है? आई के बाद हुआ है के से, तो आई के बाद के से हुआ तो क्या चीज होगा? माइनस जे होगा, मतलब अपोजिट जाना पड़ रहा है। तो यही इसका फार्मूला है। तो चलिए वीडियो करो कि आप लोग इसको भी नोट कीजिए, तब हम आगे और सूत्र लिखवा रहे हैं। तो देखिए दूसरा सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और तीसरा फार्मूला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ABC रहेगा, और उसका एक भुजा देवल रहेगा ए वेक्टर और दूसरा भुजा बी वेक्टर। बस दो को भुजा मालूम करने की जरूरी है, और सदिश विधि से बिल्कुल आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए तो एक त्रिभुज के AB भुजा मालूम है कि ए वेक्टर है, और BC भुजा मालूम है कि बी वेक्टर है, तो इसका क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं जी कि 1/2, जिससे पहले हो था कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो इसमें भी 1/2 होता है। फिर ऐसे के वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आराम से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं सदिश विधि से। या ये ए क्रॉस बी, अभी पीछे आप लोग पढ़े हैं जी, के वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ऐसे होता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला लगा दीजिए। तो ये फार्मूला जब लगाएंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि कोण थीटा देवल रहेगा ना ऐसे थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी कि 1/2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यह विधि लगा सकते हैं ऐसे। मतलब इसी को हम एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, यानी कोण थीटा देवल रहेगा तो यह सूत्र लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से चलिए समांतर चतुर्भुज में आइए, तीसरा फार्मूला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए यहाँ चित्र में ABCD है, कहा जी समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए AB भुजा को हम ए वेक्टर से दर्शाए हैं और AD भुजा को बी वेक्टर से, यानी कि समांतर चतुर्भुज में दो गो भुजा मालूम रहेगा तो इसका क्षेत्रफल बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे से देखिए ऐसे कि समांतर चतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल बराबर कुछ करेला नहीं है जी, बस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए। पहले क्या करना होगा? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। या इसको हम इस सूत्र पर भी तोड़ सकते हैं इसे जी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यदि कोण देवल है दोनों भुजा के बीच थीटा, तो ये फार्मूला भी हम लगा के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बस एक्सरसाइज 10.4 में बस इतना ही फार्मूला यूज होने वाला है। तो चलिए वीडियो करो कि आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए।